बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एलएलबी के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक सेक्शन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का है और ये उसी का टॉपिक हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। बुनियादी 3 मकसद हैं इस वीडियो के आपके साथ शेयर करने के कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपके पास रेलेवेंट हेडिंग्स हों और आपके पास रेलेवेंट मटेरियल हो, और लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लेंथ ऑफ मटेरियल है वो इतना हो कि जिसको आप आसानी के साथ अपने पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस वक्त जो अगर आप बैकग्राउंड में जो वीडियो देख रहे हैं ये एक्चुअल यूएस सेनेट की वीडियो है जो मैंने आपके साथ बैकग्राउंड में शेयर की है, ताकि आपका थोड़ा फेमिलैरिटी फैक्टर जो है वो डेवलप हो जाता है इस हवाले से कि आप जो चीज़ देख रहे हैं या आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसकी रेलेवेंट जो वीडियो वो मैं आपके साथ कोशिश करता हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये बात बताता चलूँ कि जो सेनेट है ये न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूँ कहना ज़्यादा दुरुस्त होगा कि अगर हम दुनिया के हवाले से देखें तो एक बड़ा पावरफुल हाउस है। आप जानते हैं कि जो अमेरिका का जो सेनेट है ये बुनियादी तौर पे कांग्रेस का हिस्सा है और कांग्रेस के 2 चैम्बर्स होते हैं। एक उसमें सेनेट होता है और एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, और कांग्रेस जो है वो एक बाई कैमरल बॉडी होती है कि इसमें 2 चैम्बर्स होते हैं, इसलिए इसको बाई कैमरल बॉडी कहा जाता है। तो बाई का मतलब वैसे भी 2 होता है, तो वो उसी मुनासिबत से जो है इसको बाई कैमरल बॉडी कहते हैं कि इसमें 2 हाउसेज होते हैं। जो अपर हाउस है इसका उसको हम सेनेट कहते हैं और जो लोअर हाउस होता है उसको हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं। यहाँ पे अगर आप ये चीज़ देखें कि जो इंट्रोडक्शन के अंदर आपने ये चीज़ें मेंशन करनी हैं जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की हैं, और इसमें वैसे जो इनका नंबर होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से या कानून के हवाले से जो है तादाद जो है वह सेनेटर्स की वो 100 होती है। तो ये 100 इस तरह बनती है कि इसमें जो 50 रियासतें हैं, हर रियासत जो होती है वो अपने 2 रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बतौर सेनेट जो है सेनेटर के तौर पे जो है वो इलेक्ट करती है। तो ये 2 जो हैं पर स्टेट अगर आप करें तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2 तो मतलब 100 टोटल सेनेटर्स जो होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन का मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो था वो ये क्लियर किया। हम इसमें देख लेते हैं कि जो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है ये कंपोजिशन ऑफ कांग्रेस के हवाले से है, और ये उनका आर्टिकल 1 सेक्शन 1 जो है आइन अमेरिका का जो कहता है कि यहाँ कांग्रेस के 2 हाउसेज होंगे, एक को सेनेट कहा जाएगा और दूसरे को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाएगा। इसकी अगर हम कंपोजिशन के हवाले से बात करें, अभी मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ कि इसमें 100 मेंबर्स होते हैं और हर रियासत जो होती है वहाँ से 2 सेनेटर्स आते हैं। तो चूँकि 50 रियासतें हैं तो उस हवाले से इनके 100 सेनेटर्स जो हैं वहाँ पे बनते हैं। ये जो मेंबर्स होते हैं ये आप समझ लें कि एक डायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं रियासत के, और वो आम तौर पे जो वहाँ पे सीनियर सियासतदान हैं वो सेनेटर्स के तौर पे जो है वहाँ से आते हैं। इसमें जो अगली हेडिंग टर्म ऑफ सेनेट की है उसमें इनके टोटल वैसे 6 साल के लिए जो होता है वो सेनेटर होता है, लेकिन हर जो होता है 2 साल के बाद जो 1/3 हैं वो रिटायर हो जाते हैं और फिर उनकी जगह और दूसरे आ जाते हैं। तो उस हवाले से देखा जाए तो ये कॉन्टीन्यूस बॉडी है, यानी ये चलती रहती है। इसके बारे में ये भी कहते हैं कि सेनेट नेवर डाइज, तो यानी कि ये कभी ख़त्म नहीं होती बल्कि ये ऑन गोइंग रहती है, ये चलता रहता है। ये इसमें जो कॉन्टीन्यूस बॉडी की हेडिंग आप देख रहे हैं इस वक्त, मैंने उसी का आपके साथ ये कॉन्सेप्ट शेयर किया है। और ये चीज़ जो है ये 1789 से जो था ये चीज़ें जो है वो ऐसे चल रही। ओरिजिनली सेनेटर्स की तादाद जो थी वो पहले जो थी वो डिफरेंट होती थी, लेकिन इस वक्त मौजूदा तौर पे देखें तो 100 सेनेटर्स टोटल होते हैं कांग्रेस के अंदर। चौथी हेडिंग जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो क्वालिफ़िकेशन है, और यानी कि उनकी अहलियत क्या होगी कि कौन शख्स जो है वो सेनेटर बन सकता है, और दूसरी बात ये कि उनका इलेक्शन कैसे होता है। तो पहली बात ये है कि जो भी सेनेटर बनना चाहता है उसकी उम्र जो है वो 30 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो सेनेटर नहीं बन सकता। उसकी जो शहरियत है वो अमेरिका की होनी चाहिए फॉर 9 ईयर्स, यानी जो मुसलसल 9 साल से वो अमेरिका का शहरी होना चाहिए, और वो उसी स्टेट से ही जो है एज ए सेनेटर सिलेक्ट हो सकता है जहाँ पे उसकी रिहाइश होगी।
तो ये एक जो था पॉइंट वो इसके क्वालिफ़िकेशन के हवाले से था। इसमें अगर देखा जाए तो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो था वो ये चीज़ थी कि जो लेजिस्लेचर है वहाँ का वो चीज़ जो थी वो उनको सेनेटर्स को सिलेक्ट की थी, लेकिन 1913 तक तो ये चीज़ रही। बाद में जो था इनकी जो एक आइनी तरमीम आई थी, यानी जो आइन में थोड़ी तब्दीली हुई, तो उस वजह से फिर तरीक़ेकार जो था वो थोड़ा चेंज हो गया। ये 17वीं तरमीम जो आप आगे हेडिंग देख रहे हैं, उसके बाद ये चीज़ आई थी कि जो 17th अमेंडमेंट थी अमेरिका के आइन की, उसके अंदर हर रियासत जो है वो 2 मेंबर्स को इलेक्ट करती है सेनेटर के हवाले से। अगर हम बात करें प्रेजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सेनेट, यानी जो सेनेटर्स का इजलास है, उसकी सदारत जो है वो अमेरिका का नायब सदर करता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है उनके आइन के मुताबिक है। उसके बाद कुछ कमेटीज़ होती हैं सेनेट के हवाले से कि जो सेनेट में जितने भी मेंबरान हैं उनकी बहुत सारी कमेटीज़ बन जाती हैं, और हर जो कमेटी होती है उसका अपना एक ख़ास फंक्शन होता है कि जो उसने सेनेट के हवाले से जो भी उनके हुकूमती काम हैं या ज़िम्मेदारियाँ या फ़राइज़ जो हैं वो उनको पूरा करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ सेनेट की। मैं जैसे आपके साथ पहले ये चीज़ शेयर किए था कि सेनेट एक बहुत पावरफुल बॉडी है, और सबसे पहली चीज़ ये कि उसके पास लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। लेजिस्लेटिव पावर से मुराद ये कि जो उनके पास कानून साजी की, यानी नए कवानीन को बनाने की जो ताकत है, उस हवाले से ये है कि वो 2/3 मेजॉरिटी से किसी कानून के अंदर तब्दीली कर सकते हैं, तरमीम कर सकते हैं। तो ये उनकी एक लेजिस्लेटिव पावर है पहली अमेंडमेंट्स के हवाले से, कि वो मौजूदा जो भी उनके कवानीन हैं उनके अंदर वो तब्दीली कर सकते हैं। फिर आम तौर पे ये है कि जो वहाँ के जो अहम बिल्स पेश होते हैं, सेनेट जो है वो उन बिल्स को इनिशिएट करता है, और फिर वो हाउस ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको वो फॉरवर्ड करते हैं। रिजेक्शन ऑफ बिल्स, इसमें जो पावर के हवाले से देखें तो ये उनकी एक पावर है कि वो किसी बिल को भी जो है, अगर उनका आपस में कोई कॉन्सेंट नहीं होता, कॉन्सेंट से मुराद के जो उनकी हम आहंगी या किसी बात पे रजामंदी नहीं होती, तो वो चीज़ जो है वो उस बिल्स को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो एग्जेक्टिव पावर्स हैं उनके पास, बहुत सारे हाई ऑफिशियल्स जो हैं उनकी वो अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। सदर को जो है वो मशीर के तौर पे वो काम करते हैं, और जो उनकी इंटरनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको वो पूरी तौर पे कंट्रोल करते हैं। तो ये हेडिंग्स मैंने आपके साथ रेलेवेंट शेयर की हुई हैं, इनके नीचे मैंने रेलेवेंट मटेरियल भी आपके साथ शेयर किया है। बुनियादी तौर पे आपके पास हेडिंग्स आ गई, मटेरियल आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो समझ लें कि आपका क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर हो गया। तीसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि जो उनके बैरूनी मामलात होते हैं, जैसे फॉरेन अफेयर्स हैं, जो दूसरे ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात हैं, उस हवाले से इसके अंदर जो उनके रेटिफिकेशन ऑफ ट्रीटीज़, ये एक हेडिंग है। इसका मतलब ये है कि जो मुआहदे होते हैं, ट्रीटीज़ का मतलब है कि कोई मुआहदा होना, और रेटिफिकेशन का मतलब है कि उसकी तौसीक करना या उसके ऊपर एक किस्म का अप्रूवल देना, उसको रेटिफिकेशन कहते हैं कि हमने इस चीज़ को अप्रूव किया है। तो ये चीज़ जो है उस हवाले से ये जो सेनेट है वो इसके अंदर अपना ये रोल प्ले करता है कि कोई भी जो मुआहदा होगा वो उसकी तौसीक कर सकते हैं। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसीज़ जो है वो उनके अख्तियार में होती हैं कि मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो कैसे बनेंगी। चौथे नंबर पे उनकी जुडिशल पावर्स हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है, जिसके अंदर अगर देखा जाए तो ये सेनेट जो होता है वो आप कह सकते हैं कि ये कोर्ट ऑफ इम्पीचमेंट है, यानी इम्पीचमेंट का मतलब होता है किसी का मुआवजा करना। तो इसमें उनकी ये पावर है कि वो सदर को, नायब सदर को और दूसरे जो सीनियर अफसर हैं वो उनकी इम्पीचमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो जुडिशल के हवाले से सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको तैनात कर सकते हैं कि किसने जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो बनना है। फिर इलेक्टोरल पावर है, ये पांचवी हेडिंग जो इस वक्त मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि Senate has the power to elect someone for the presidential post when no candidate gets the votes in majority,
लिहाजा ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट आप समझ सकते हैं पावर है कि अगर कोई भी वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं कर सकता तो फिर ये सेनेट की ताकत है कि वो किसी को सदारती उम्मीदवार के तौर पे या सदर की जो पोस्ट है उसके लिए वो उसको नामज़द करे। तो ये उनकी एक इलेक्टोरल पावर है। फिर छठे नंबर पे जो चीज़ आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर, ये इन्वेस्टिगेटिव पावर्स हैं। इन्वेस्टिगेटिव पावर से मुराद ये है कि अगर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस करना है यानी कानून की जो फराहमी है उस हवाले से उनकी ये पावर्स हैं कि वो किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। आठवें नंबर पे जो चीज़ आप देख रहे हैं उसमें है कि सेनेट द पावरफुल चैम्बर ऑफ द वर्ल्ड, ये जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ शेयर किया था कि देखा जाए तो दुनिया का एक पावरफुल चैम्बर है, क्योंकि इसमें अमेरिका के 100 जो है तमाम रियासतों से जो उनके मेंबरान हैं उनकी चूँकि ये कॉम्पोजिशन होता है तो वो एक पावरफुल चैम्बर होता है। अब उनकी ये पावर जो है इस हवाले से मतलब मानी जाती है कि उनके पास डायरेक्ट एग्जेक्टिव पावर्स होती हैं। वो अपनी एग्जेक्टिव पावर को इस्तेमाल करते हुए जो भी उन्होंने काम अपने करने वो कर सकते हैं। फिर दूसरी बात ये कि जो मेंबर्स की तादाद है वो बहुत थोड़ी होती है, यानी 100 हैं टोटल, तो 2 हर रियासत से होते हैं। तो वो चूँकि एक मेंबरशिप छोटी होती है तो उसमें कंसेंट जो है वो जल्दी किसी चीज़ के ऊपर हो सकता है, और फिर इसका टेन्योर जो है वो ज़रा दूसरी जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उससे ज़्यादा होता है, यानी ये 6 साल के लिए जो है इनका टेन्योर होता है। और फिर ये कि ये एक सीनियर पॉलिटिशियंस होते हैं उस मुल्क के, तो उस हवाले से इनका तजुर्बा बहुत ज़्यादा होता है और मुख्तलिफ मामलात को हैंडल कर सकते हैं। और फिर डायरेक्ट इलेक्शन है कि ये जो वहाँ के जो लोग हैं वो बराह रास्त इनको इलेक्ट करते हैं। इसी तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच है उनके पास कि उनकी अपने राय की उनके पास आज़ादी है, अपने इज़हार राय की आज़ादी है। तो ये चीज़ जो है वो इस हवाले से कि जब वो कोई बात कर रहे हैं तो उनके ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं होती, जितनी देर वो सेनेट के इजलास में बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। फिर एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, अब ये चीज़ आपको शुरू से वाज़ेह, अगर आपने मेरी पहले वीडियोस देखी हुई हैं तो उसमें आपने ये चीज़ नोट की होगी कि अमेरिका के अंदर जो पार्लिमानी निज़ाम नहीं है बल्कि अमेरिका के अंदर सदारती निज़ाम है। फिर उसके बाद कोर्ट ऑफ इम्पीचमेंट जो इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, कि ये उनकी पावर है कि वो सदर को, नायब सदर को और हाई ऑफिशल्स को इम्पीच कर सकते हैं। 9वें नंबर पे यूनिटी है, चूँकि लोगों की तादाद भी कम होती है और सीनियर लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, तो उनके अंदर एक इत्तेहाद होता है। 10वीं बड़ी पावर ये है कि उनको बराह रास्त लोग अपने वोट से सिलेक्ट करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी पावर है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट से मुराद ये है कि हर रियासत से जो 2 सेनेटर्स जो हैं इलेक्ट होके आते हैं, तो बुनियादी तौर पे वो अपनी पूरी रियासत की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल पावर्स हैं, जैसे कोई हंगामी सूरत हाल हो जाती है या कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तो वो अपनी स्पेशल पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखा जाए तो ये चीज़ एक किस्म का उनका डबल रोल बहुत पावरफुल इस हवाले से है कि जो भी इम्पोर्टेंट मैटर्स जितने भी होते हैं वो उसके अंदर अपना किरदार अदा करते हैं। जो इसमें अगर आप देखें कि जो कंटिन्यूटी ऑफ मेंबरशिप है, ये भी एक उनकी स्ट्रेंथ है कि वो 6 साल के लिए उनकी सिलेक्शन होती है। और आखिर में अगर देखें तो कमेटीज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि वो अपने मुल्क में तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम हैं या डिपार्टमेंट्स के हवाले से या जो भी उनके अपने काम हैं, तो उसके अंदर उनकी ये पावर है कि वो किसी को भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। आखिर में जो कंक्लूजन में आपने जो मेन पॉइंट्स अपने उस पर हाईलाइट करने हैं कि ये दुनिया का एक बहुत पावरफुल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है जो कानून साजी भी कर सकती है, इम्पीचमेंट भी कर सकती है, लोगों के जो हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करती है, अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करती है। और ये एक कांग्रेस का भी पावरफुल चैम्बर है।
तो ये मेन पॉइंट्स हैं जो आपने एंड में हाईलाइट करते हैं। कंक्लूजन मैंने यहाँ पे छोटा इस वजह से लिखा क्योंकि जो क्वेश्चन की लेंथ थी वो इतनी थी कि अगर आप अटैम्प्ट कर रहे हो तो आप ये पूरी हेडिंग्स जो हैं वो लिख सकें। जितनी आप हेडिंग्स लिखते हैं आपके नंबर आने के चांसेस बेहतर हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अपने गिरदो दिमाग का और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।